हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको IS 406 2000 पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो सीरीज़ किसके लिए हेल्पफुल होगा? एक तो कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस कोड से आपका 2 टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, एक RCC और एक PMC। बहुत सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल वे में क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हमें कोड पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो आपको किसी बुक्स में मिल जाएंगे, जैसे RCC, BMC या हाईवे। किसी बुक में आपको जो चीज़ डिटेल्स में मिल जाएंगे, मैं आपको वो नहीं बताऊँगा। मैं आपको क्या बताऊँगा कि IS कोड में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, मतलब IS कोड में जो भी मेंशन है मैं आपको उसका पूरा मीनिंग समझाऊँगा। और मैं आपको क्या करूँगा, उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा जो जो भी टॉपिक है, कि आपको समझ में आए कि ये लिखा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सेक्शन 1 जनरल। इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बस रेफरेंस है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है और सिंबल्स हैं जो कि हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो अंदर मेंशन्ड है तो उसका क्या मतलब है। फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में मटेरियल्स, द सीमेंट है, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, तो इनका क्या यूज़ है, इनको अगर सीमेंट बनाना है तो उसके लिए कौन सा कोड फॉलो करना है, उसका टेस्टिंग करना है तो कौन सा कोड फॉलो करना है। फिर वाटर यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का वाटर यूज़ करना है उसमें, तो ये सब इसमें है। इन शॉर्ट ये क्या है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स ही है। ये BMC जो हम पढ़ते हैं 4th ईयर में, ये वही है। ये बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन ही है। तो इसमें कुछ कुछ खास नहीं, बस कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि समझना है। तो जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन समझने के पहले हम एक बार कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं, डिज़ाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के एक प्रोसेस में, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के एक प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, एक आर्किटेक्ट एक फ्लोर प्लान बनाता है। ठीक है, ये फ्लोर प्लान है, इसमें कॉलम का पोजीशन मार्क्ड होता है, ऐसे एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ। मतलब बस एक प्रिलिमिनरी कह सकते हैं उसे स्टार्टिंग में, कि यहाँ यहाँ हो सकता है। बाद में डिज़ाइनिंग के बाद पता चलेगा कि ये यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि क्या साइज़ होना चाहिए, वो सब डिज़ाइनिंग के बाद देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एक ये फ्लोर प्लान है, ऐसे मेंशन्ड होता है इसमें। फिर हमें मतलब डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस इसका कॉलम का पोजीशंस चाहिए थे हमें। इसके बाद क्या होता है, हम इस कॉलम के पोजीशंस लेके अपना जो भी सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का, उसमें हम इसका एक मॉडल बनाते हैं, फिर इसमें डिज़ाइन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि बाकी का प्रोसेस क्या होता है इसमें। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बाद, ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बाद फिर क्या आता है, एक क्वांटिटी एस्टिमेशन होता है। क्वांटिटी एस्टिमेशन, इसमें इसका BOQ बनता है, BOQ, फिर एस्टिमेशन, ये सब बनता है इसका। ये सब बनने के बाद फाइनली क्या होगा, साइट में एग्जीक्यूशन होता है। जो साइट एग्जीक्यूशन जो एक्चुअल में काम होता है, उसके बाद साइट एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो ये मेनली एस्टिमेशन पार्ट में आता है। ये क्वांटिटी एस्टिमेशन जो सब्जेक्ट है हमारे, क्वांटिटी और एस्टिमेशन, ये उस पार्ट में आता है। और ये जो पार्ट है ये आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। ये जो पार्ट है ये आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। इसमें एक्चुअली में हम करते क्या हैं कि हम, जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बीम और कॉलम का साइज़ डिसाइड करते हैं। ठीक है, बीम और कॉलम का साइज़ क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। साइज़ डिसाइड करने का ज़रूरत क्या पड़ा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं इस पॉइंट पर एक 100 किलो न्यूटन का लोड लगाऊं, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इस 100 किलो न्यूटन को बियर करने के लिए इस कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया मैंने, तो हम क्या करेंगे, फिर जो हम अपने आरसीसी के फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ते हैं हम, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन विद लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक यहाँ मतलब इस पॉइंट का मोमेंट निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे, फिर इस पॉइंट का मोमेंट निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे, फिर इस कॉलम की वजह से इस बीम पर इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका मोमेंट, इसका शेयर फोर्स, इसका मोमेंट, इसका शेयर फोर्स। ठीक है, फिर इस बीम की वजह से इस कॉलम पे क्या मोमेंट शेयर फोर्स आएगा, इस कॉलम पे क्या मोमेंट शेयर फोर्स आएगा, फिर इन सब की वजह से इस पर क्या होगा। मतलब ऐसे करते करते हम सीरियली आते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस कॉलम पर
इस कॉलम का फाइनली हमें पता चलेगा कि मोमेंट कितना है और शेयर फोर्स कितना है। जब हमें ये दोनों पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना रेनफोर्समेंट जो भी डिटेलिंग होता है हमारा वो करते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए और रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। तो ये हमें इस प्रोसेस से पता चलता है कि इस कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए कि ये इस 100 किलो न्यूटन को बियर कर सके। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट मैं बता दूं कि सपोज़ अगर मैं क्या करूं कि मैंने इस 100 किलो न्यूटन की वजह से जब मैंने यहाँ निकाला तो मुझे पता चला कि मेरा रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, 3.2% होना चाहिए इस कॉलम में, और मेरा कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए, 450 बाई 500 mm का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था बस जब मैंने इस पॉइंट पर इस 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया। लेकिन अगर मैं इस 100 किलो न्यूटन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं इस 100 किलो न्यूटन को, तो इसके वजह से ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अगर मैंने अपने कॉलम का साइज़ कितना लिया था स्टार्टिंग में, 450 इंटू 500 mm। ठीक है, जब लोड कहाँ था इस पोजीशन में था। लेकिन अगर मेरा लोड का पोजीशन चेंज हो जाता है कि लोड का पोजीशन मेरा यहाँ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा कॉलम क्या होगा, फेल कर जाएगा। ये कॉलम क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, बेसिस ऑफ डिज़ाइन, इसमें हम डिज़ाइन का एम देखते हैं, मेथड ऑफ डिज़ाइन देखते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करें, लिमिट स्टेट मेथड या वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कौन सा मेथड, वो देखेंगे। फिर क्या है, ड्यूरेबिलिटी, वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स के बारे में ये। फिर है लोड्स एंड फोर्सेस। ठीक है, लोड्स एंड फोर्सेस में क्या है, डेड लोड है, लाइव लोड है, इसको हम इम्पोज लोड भी कहते हैं, विंड लोड है, स्नो लोड है, अर्थक्वेक फोर्सेस। मतलब ये क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि एक बिल्डिंग के ऊपर मैंने क्या लगाया, 100 किलो न्यूटन लगाया। ठीक है, और 100 किलो न्यूटन की वजह से इस कॉलम पर, अगर यहाँ पर एक कॉलम है तो इस कॉलम पर क्या इफेक्ट हो रहा है हमने वो देखा था। लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ 100 किलो न्यूटन नहीं होता है ना, इसमें क्या होगा, डेड लोड है, बिल्डिंग का खुद का लोड है, फिर लाइव लोड है, ऊपर जो भी बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी की वजह से ऊपर जो भी लोड्स आने वाला है उसको हम लाइव लोड कहते हैं। फिर विंड लोड भी है, इस पर इस साइड से विंड लोड भी लगता है अगर ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग हो। फिर अर्थक्वेक फोर्सेस भी आएगा, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें, कि ऐसे नहीं कि एक बार अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग गिर गया, तो अर्थक्वेक फोर्सेस भी कंसिडर करना पड़ता है। तो फिर उसके श्रिंकेज, क्रीप, टाइम के साथ इस बिल्डिंग पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी हमें कंसिडर करना है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एनालिसिस करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग पर किस किस तरह के लोड्स और फोर्सेस आने वाले हैं। तो उस लोड्स एंड फोर्सेस जो फ्यूचर में आने वाले हैं उससे हम बिल्डिंग को कैसे बचाएं वो हम देखते हैं, उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग को। ठीक है, फिर क्या हुआ, लोड्स एंड फोर्सेस हो गया। अब क्या है इसमें, एक ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स में क्या है कि सिर्फ एक 100 किलो न्यूटन का लोड तो नहीं लगेगा उस पर, जैसे कि मैंने बताया था उस पर डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, और डेड लोड लाइव लोड के साथ ही अर्थक्वेक लोड आ जाएगा। तो ये सब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, पहले है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग क्या है कि हमें ये भी देखना है कि हमारा जो भी बीम है वो स्टेबल है कि नहीं, कि अगर हमने एक बीम को ज़्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बना दिया, तो ये फ्लेक्चर में फेल करने के पहले क्या होगा, ओवरटर्न होके ही फेल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं, ठीक है, साइड व्यू देखूं तो ये ओवरटर्न इस तरह से ओवरटर्न होके फेल हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे लोड लगाऊं तो इसका टेंडेंसी होना चाहिए कि ये फ्लेक्चर में ही फेल करे, और उसी के लिए हम उसे डिज़ाइन करते हैं कि वो फ्लेक्चर में फेल ना करे। फिर वही देखेंगे हम बीम्स को, जो भी बीम्स के ऊपर जो भी लोड्स आ रहे हैं, तो हम बीम्स को कैसे डिज़ाइन करें कि उसमें डिफ्लेक्शन ना आए, फिर उसका लेटरल स्टेबिलिटी ठीक रहे, तो इसे हम देखेंगे। फिर सॉलिड स्लैब है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। फिर कॉम्प्रेशन मेंबर, कॉलम्स को ही हम कॉम्प्रेशन मेंबर बोलते हैं। रिक्वायरमेंट्स गवर्निंग रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद हमें क्या मिलता है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रेनफोर्समेंट मिलता है इन परसेंटेज में मिलता है कि इस बीम में इतना परसेंटेज रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो अब हमें इस परसेंटेज को लेके
और मतलब इस परसेंटेज, ये रेनफोर्समेंट का परसेंटेज प्लस IS 13920 को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इसका डिटेलिंग करना पड़ता है। इसका डिटेलिंग करना पड़ता है। डिटेलिंग क्या है कि जब हम साइट पे जाते हैं, ठीक है, साइट पे जो भी काम करते हैं तो उन्हें वो परसेंटेज से तो नहीं समझ में आएगा ना कि कितना रेनफोर्समेंट कहाँ लगाना है। तो उसी को एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम लेके आते हैं और इसे हम डिटेलिंग कहते हैं। जैसे इस डिटेलिंग में क्या है कि मुझे सपोज इस बीम पर मुझे कितना परसेंटेज रेनफोर्समेंट यूज़ करना है, 2.3% मुझे रेनफोर्समेंट यूज़ करना है इस बीम पर, ठीक है। तो अब मैं इस 2.3% को मैं डिफरेंट तरीके में लगा सकता हूँ। अब 2.3% को एक ही स्टील बार लगा दूँ जिसका 32 mm का, तो वो तो मतलब सही नहीं है ना। एक इस बीम में अगर मैं एक ही लगा दूँ तो फिर ये तो ठीक है, रेनफोर्समेंट में तो सही हो गया, लेकिन जो स्ट्रेंथ इसको मिलना था इस बीम को 2.3% रेनफोर्समेंट स्टील से, वो इसे नहीं मिलेगा। तो हम इसे क्या करते हैं, IS 13920 में यही सब लिखा रहता है कि किस तरह से हम रेनफोर्समेंट को प्लेस करें किसी बीम में, कि अगर इतना साइज़ का बीम है तो हम इसमें कैसे रेनफोर्समेंट लगाएं, कैसे इसका शेयर स्टिरअप्स लगाएं, तो ये सब उसमें मेंशन रहता है। तो इस परसेंटेज प्लस IS 13920 को लेके हम क्या करते हैं, हम ऐसे डिटेलिंग करते हैं। इस डिटेलिंग में कुछ पार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, 3T32 मतलब 32 mm का 3 बार्स। अगर ऊपर से देखूँ मैं तो 32 mm का 1 2 3 3 बार्स हो गई। फिर क्या है, ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए यहाँ से, 1500 mm, क्योंकि यहाँ एक कॉलम है, इस कॉलम से कहाँ तक होना चाहिए, ये 1500 mm डिस्टेंस तक क्या होना चाहिए, 3 बार्स ऑफ 32 mm और होना चाहिए। मतलब यहाँ एक बार होगा 1 2 और 3, मतलब ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ हमें 6 बार्स नज़र आएंगे और यहाँ बाकी के पोर्शंस में हमें क्या 3 बार्स ही नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये डिटेलिंग होता है कि हम करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद। तो यही लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स गवर्निंग रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। फिर हमारा स्पेशल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है वो हम अगर यूज़ करना हो तो क्या करना चाहिए वो देखते हैं। जैसे ये कॉन्क्रीट कॉर्बेल, इसमें क्या होता है, ये कॉलम है, कॉलम के साइड में एक एक्सटेंड कर देते हैं हम थोड़ा पोजीशन। ये क्या करता है, ये भी लोड कैरी करने के काम आता है। तो फिर क्या है, डीप बीम। तो जैसे कि नाम से दिख रहा है हमें कि डीप बीम का क्या होगा, डेप्थ ज़्यादा होगा। डीप बीम का नॉर्मल बीम से डेप्थ ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा डेप्थ देने की वजह से ये फ्लेक्चर में, बेंडिंग कहते हैं, फ्लेक्चर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये। अगर हमें कहीं दो कॉलम है, दो कॉलम के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ डीप बीम फेवरेबल करता है। लेकिन इसके एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज भी है। ये क्या होता है, शेयर में पहले फेल करता है ये। नॉर्मल बीम क्या होता है, नॉर्मल बीम फ्लेक्सर में फेल करता है पहले, लेकिन डीप बीम जो है पहले शेयर में फेल करता है। तो हमें इसे शेयर से बचने के लिए हमें इसमें किस तरह से शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना पड़ता है। फिर है रिब्ड होलो ब्लॉक और वॉइडेड स्लैब। इसमें एक स्लैब है, स्लैब में क्या होता है, कुछ हम होलो ब्लॉक्स बनाते हैं बीच में। तो ये नॉर्मली ये सब नहीं बनता है, लेकिन वही है, स्पेशल डिज़ाइन कंसिडरेशन है। अगर कहीं हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना हो तो उसको कैसे करेंगे वो देखना है इसमें। फिर फ्लैट स्लैब है। फ्लैट स्लैब में क्या होता है कि इसमें बीम्स नहीं होता, ये फ्लैट स्लैब है तो इसमें बीम्स नहीं होता है। जैसे अगर साइड व्यू देखें तो ये स्लैब है, इसमें बीम नहीं होता है। बीम की जगह हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप पैनल दे देते हैं, एक ड्रॉप पैनल यहाँ और एक ड्रॉप पैनल यहाँ, फिर यहाँ से कॉलम आता है। तो हम एक सिंगल बीम देने की जगह, यहाँ एक सिंगल बीम प्रोवाइड करने की जगह हम क्या करते हैं, फ्लैट स्लैब में ये ड्रॉप पैनल का यूज़ करते हैं और फिर कॉलम प्रोवाइड करते हैं। तो इससे ये हमें वहाँ फ़ायदेमंद होता है जहाँ हाइट का कमी हो, हाइट लिमिटेड हो कि इतना ही हाइट रखना है, तो हम उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टेयर्स है, स्टेयर्स का डिज़ाइन देखेंगे, फुटिंग्स का डिज़ाइन देखेंगे कैसे होता है। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 5।
इसमें मेथड है, एक होता है लिमिट स्टेट मेथड। मतलब दो तरह के मेथड नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक लिमिट स्टेट मेथड और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि हम अपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा। लेकिन अभी हम एलएसएम ही यूज़ करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम पहले यूज़ किया करते थे, अब नहीं करते। ऐसा क्यों? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम क्या करते थे कि सपोज़ अगर ये एक स्टील है, इसका स्ट्रेंथ अगर मैं ये लूँ और कंक्रीट का स्ट्रेंथ ये है, और स्टील अगर और कंक्रीट अगर इस पॉइंट के बाद फेल करता है, तो हम क्या लेते थे कि हम इन दोनों का स्ट्रेंथ इतना मान लेते थे कि हम इस हिसाब से डिज़ाइन करते थे। हम इस हिसाब से डिज़ाइन करते थे। तो इस ऐसे डिज़ाइन करने पर क्या होता था कि ये जो पार्ट है, ठीक है, हमने थोड़ा सा सेफ्टी तो ले लिया, स्टील तो थोड़ा सा सेफ है, लेकिन कंक्रीट को हम बहुत ज़्यादा सेफ ले रहे हैं। इस कंक्रीट पोर्शन को हम बहुत ज़्यादा सेफ ले रहे थे। तो सेफ लेने की वजह से क्या हो रहा था, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये अगर हमारा स्टील है और ये हमारा कंक्रीट है, तो स्टील और कंक्रीट, ठीक है, अगर कंक्रीट यहाँ फेल हो रहा है और स्टील अगर इस पॉइंट के बाद फेल हो रहा है, तो हम इसे इस हिसाब से ही डिज़ाइन करेंगे कि ये अपना इतने पर सेफ्टी हम इतना ही लेंगे और इसका सेफ्टी हम इतना ही लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सेफ नहीं करते हैं, बस जितना जहाँ फेल हो, मतलब जितना ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करते हैं। तो इस डिज़ाइन मेथड को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन एंड फ्लेक्चर, बेंडिंग में कैसे क्या एजम्पशंस है, कॉम्प्रेशन में क्या है, फिर शेयर में कैसे डिज़ाइन करते हैं, फिर टॉर्जन, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, ये सब इस पार्ट में देखेंगे ज़्यादा अच्छे से। फिर है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो भी डिज़ाइन हमने एलएसएम में किया था उसी को हम डब्ल्यूएसएम में करेंगे, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो भी डिज़ाइन हमने एलएसएम में किया था लिमिट स्टेट मेथड से, उसको हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे। बीम, स्लैब, कॉलम सब डिज़ाइन करेंगे हम विथ वर्किंग स्ट्रेस मेथड।